नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा में मैंने कहा था कि रीट विद्यार्थियों के लिए भी और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रश्नों का कलेक्शन ही हम लेकर चलेंगे ताकि सभी को बराबर लाभ हो सके। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और जो भी लोग बिना सरस्वती मैया की फ़ोटो के साथ हैं उनसे मैं आग्रह भी करता हूँ कि सभी के सभी सरस्वती का फ़ोटो लगाए ताकि माँ का आशीर्वाद आप सबको मिले। संधि विषय को लेकर आज हम अपने टेस्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संधि में से संधि विच्छेद संबंधी, संधि विच्छेद का संधि करने संबंधी और संधि का नाम और साथ में यदा कदा सूत्र संबंधी आपके प्रश्न करते हैं, है ना। तो आज हम इन चारों चीज़ों को लेकर के संधि प्रकरण स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी समान रूप से और अधिकाधिक सक्रियता के साथ प्रश्नों के जवाब जरूर देवें ताकि मुझे पता चले कि इस समय मुझे जो भी लोग देख रहे हैं जिज्ञासु लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो संधि ज्ञान को लेकर चलता हूँ। पढ़ लिया आपने संधि को खूब, वर्ण विचार मैंने डिटेल में बहुत कुछ समझाया। जो लोग रोजाना पढ़ रहे हैं उनको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिला होगा। स्वर संधि के कुछ प्रश्न सबसे पहले आपके सामने। समीचीनम नास्ति, समीचीन नहीं है का मतलब सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो ठीक नहीं है, उसको आपको छांट के बाहर करना है। प्यारे साथियों, सबसे पहले लिखा है कि उपसर्ग सम है, बिल्कुल होता है। धातु दी है, देखते हैं। प्रत्यय का नाम की होता है और धातु डुधाएं होती है। तीनों ऑप्शन में जो गलत है उसको छांटना है क्योंकि यहाँ धातु का नाम डुधाएं है, दी धातु नहीं होती। तो संधि के बारे में सबसे पहला जो मेरा प्रश्न था उसका गलत जवाब मुझे छांटना था, वो आपका मिल गया कि धातु धी नहीं बल्कि डुधाएं धा धातु होती है। समीचीनम नास्ति, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। वर्ण संधानम संधि होता है, वर्ण मेलनम संधि होता है, संधि शब्द पुल्लिंग होता है, संधि शब्द स्त्रीलिंग होता है। कौन सा ऑप्शन है जो आपका गलत उत्तर की तरफ इशारा कर रहा है। वर्ण संधानम संधि कहते हैं, संधान मतलब मेलन, इसलिए वर्ण मेलनम संधि कहते हैं। संधि शब्द वास्तव में पुल्लिंग होता है, जिसका कारण यह है कि उसमें धा धातु से की प्रत्यय जुड़ा है। तो संधि शब्द संस्कृत व्याकरण में पुल्लिंग समझा जाता है, स्त्रीलिंग नहीं समझा जाता। गलत ऑप्शन को आपको छांटना था, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सर संधि शब्द में स्त्रीलिंग वाला ऑप्शन गलत, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्यार प्रणाम। मित्रवत भवंती, मित्रवत कौन होते हैं, सभी आप लोग जवाब जरूर दिया करें ताकि आपका कमेंट सेक्शन बहुत अच्छे से दौड़े और मुझे पता चले। नमस्कार, प्रणाम करता हूं। किशनलाल भैया, राजस्थानी छोरा, सुमन जी, सुनीता, देवीवाला, रोशन, श्रीराम, आप सभी को प्रणाम। मित्रवत भवंती, मित्र के समान कौन होते हैं, तो आप पढ़े होंगे व्याकरण शास्त्र में संधि के प्रसंग में दो वर्णों के मध्य जब कोई नया वर्ण आकर बैठ जाता है जो पूर्व और परवर्ण को परेशान नहीं करता, ऐसे वर्ण को हम आगम के नाम से जानते हैं। जैसे तुक आगम आप पढ़े होंगे, विच्छेद आदि में आप पढ़े होंगे। वी प्लस छेद का संधि करते समय बीच में च जुड़ जाता है। ये च वास्तव में तय का रूप होता है और तय किसका शेष होता है, तुक का। जो मित्रवत नहीं होते, शत्रु के समान होते हैं कि एक वर्ण जाएगा तभी दूसरा वर्ण आएगा। तो शत्रुवत जो होते हैं वो आपके आदेश होते हैं, है ना। और आगम जो होते हैं वो मित्र के समान, जैसे दो साथी बीच में आकर कोई बैठ जाए तो उस बीच वाले को हम आगम कहते हैं। उसका व्यवहार हाथ आगम का मित्र के समान, इसलिए मित्रवत आगमा भवंती, शत्रुवत आदेशा भवंती। संगीता पद आपने पढ़ा होगा। संधि के लिए हम संस्कृत व्याकरण में संगीता शब्द का प्रयोग भी करते हैं। प्रश्न है कि संगीता शब्द को लेकर कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है, उसको आपको छांटना है। उपसर्ग संगीता में सम है क्या, प्रत्यय अक्त और टाप है क्या, धातु ही है क्या, लिंग स्त्रीलिंग है क्या, कौन सा कथन आपका असत्य है। यदि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपके समझ में आएगा कि सर धातु धा है, यानी डुधाएं धातु है और धा धातु के स्थान पर आगे जाकर एक सूत्र है दधातेर ही, वो सूत्र आपका ही आदेश कर देता है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो धातु का नाम ही नहीं है, धातु तो कौन सी है, धा है, उसको आदेश जो होता है वो आपका ही हो जाता है। ठीक है। तो धातु कौन सी है इसमें, धा धातु है, डुधाएं धातु है, ये धातु नहीं है। गलत ऑप्शन छांटना था सर, मैंने बाहर कर दिया। अगला मेरा पांचवा प्रश्न आपके लिए, समीचीनम नास्ति में कौन समीचीन नहीं है। संधि शब्द आपने जाना, पुल्लिंग शब्द होता है संस्कृत में। संगीता शब्द आपने जाना, टाप प्रत्यय लगने के कारण स्त्रीलिंग शब्द होता है संस्कृत में। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके आपसे मैंने प्रश्न किया, का संगीता ये गलत है क्या, कह संधि ये गलत है, का संधि ये गलत है कि न कॉपी, इसमें कोई गलत नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि सर्वनाम शब्द हमेशा विशेषण के समान कार्य करते हैं, विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं। संगीता स्त्रीलिंग है, का भी स्त्रीलिंग है, संधि पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन सर यहाँ आप देखेंगे संधि शब्द पुल्लिंग जबकि इसका सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है। इसका मतलब स वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ वास्तव में होना चाहिए कह संधि। ठीक है, आगे देखिए सर, अगला सवाल है संधि कुत्र नित्य न भवति। हमने पढ़ा है कि संधि या संगीता दो प्रकार से होती है, कहीं कहीं नित्य होती है और नित्य कितने स्थानों पर होती है, 3 स्थानों पर। एक अनित्य तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन विवक्षा के अनुसार यानी वक्ता की इच्छा पर निर्भर
एक जगह करती है जहां उसका नाम वाक्य हम पढ़ते हैं। तो संधि नित्य 3 स्थानों पर होती है और विवक्षा यानी वक्ता की इच्छा पर 1 स्थान पर निर्भर करती है। तो 4 व्यवस्थाएं दी हैं, 2 व्यवस्थाओं के माध्यम से। तो संधि कुत्र नित्य नहीं होती। देखो धातु उपसर्ग में संधि हमेशा करनी पड़ती है, धातु से उपसर्ग को आप अलग नहीं बता सकते। संधि करने पर एक ही पद बनता है, एक ही शब्द बनता है, चय जय आदि में, तो इन शब्दों को आप तोड़ के नहीं पढ़ सकते। और समास करते समय विग्रह पदों की विभक्तियों का लोप करने के बाद 10 आनन आदि जैसे बच जाते हैं, नील अंबर आदि बचते हैं, तो उनमें संधि प्राप्त होने पर करनी पड़ती है। तीनों स्थानों पर संधि नित्य होती है, लेकिन वाक्य में संधि नित्य नहीं होती। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वाक्य में संधि अनित्य होती है, मैं कहूँगा जो वहाँ लिखा हुआ विवक्षा के अनुसार, कि वाक्य में जब 2 शब्दों में आपस में संधि प्राप्त हो तो वहाँ विवक्षा काम करती है, अर्थात वक्ता की इच्छा काम करती है। वो चाहे तो शब्दों में समास संधि कर सकता है, तो वाक्य के शब्दों में संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। वो चाहे तो बोल के जोड़ के यानी संधि करके भी बोल सकता है वाक्य को, नहीं तो अलग अलग भी पढ़ सकता है। काजला सर फिजिक्स वाले भैया नमस्कार, सभी को प्रणाम करता हूँ। अगला मेरा 7वें नंबर पे प्रश्न है, समीचीनम अस्ति, कौन सा सही है उसको छांटना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भेद होते हैं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं, सामान्यतः संधि के 3 भेद होते हैं। सर्वे समीचीनम, संधि भेद बारे में कौन सा कथन आपका एकदम सही जा रहा है। सर लघु सिद्धांत कौमुदी के वरदराज ने भी संधि के 3 भेद बचाए, अच संधि और हल संधि और विसर्ग संधि। सिद्धांत कौमुदी में आपने प्रकृति भाव को अलग मान लिया और विसर्ग संधि में से आपने स्वादि को अलग मान लिया। इस आधार पर आपने संधि के 3 + 2 = 5 भेद माने। हमारे पाठ्यक्रम में सामान्य संधि की भेद आएंगे, हम 3 मानेंगे। इसका मतलब तीनों के तीनों बातें सही हैं, इसलिए उपयुक्त सर्वे समीचीना ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, कस्मिन विकल्पे समीचीनम नास्ति, किस विकल्प में सही बात नहीं है, वो आपको छांटना है, जो गलत है उसको दूर करना है। संधि के भी 3 होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है कि संधि का सामान्य भेद पूछा जाए परीक्षा में। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम शंकर स्वामी भैया। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद 8। वैसे मैं आपको कई बार बोलता हूं कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधि के भेद तो आपसे परीक्षा में कर सकता है, लेकिन आगे स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद है और विसर्ग के कितने भेद है, ऐसा दुस्साहस परीक्षा में कभी भी परीक्षक नहीं कर सकता। संस्कृत व्याकरण में अलग अलग विधाओं के आधार पर कई सारे उपभेद संधि के पढ़े जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्य रूप से हम संस्कृत में पढ़ते हैं उनमें संख्या कितनी मानते हैं, 8। हम पढ़ेंगे क्रम से, तो जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व पररूप और प्रकृति भाव। सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र अकह सवर्ण दीर्घ है और लृ वर्ण का दीर्घ लृ होता है। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फॉन्ट साइज का प्रॉब्लम है। यहाँ ऑप्शन में कुछ इस प्रकार लिखा है कि लृ वर्ण का जो दीर्घ होता है वो लृ होता है क्या। ठीक है, तो आपके अनुसार ऑप्शन कौन सा गलत है। चौथे ऑप्शन की तरफ आपका इशारा जाना चाहिए, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है, लृ वर्ण में दीर्घ नहीं होता है। ये थोड़ा फॉन्ट प्रॉब्लम है, तो लृ वर्ण का दीर्घ होता ही नहीं, क्योंकि लृ वर्ण का हमेशा क्या होता है, ह्रस्वकारी मात्र पाया जाता है। थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें, हम करेंगे, क्योंकि दीर्घ लृ लिखा नहीं जाता इसमें, इसलिए। ठीक है, तो लृ का दीर्घ नहीं होता, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसको हमने बाहर कर लिया। दीर्घ संधि कहेंगे जरूर, लेकिन दीर्घ करते नहीं है। अकस्मिन विकल्पे समुचितम संधि कार्यम अस्ति, कौन सा विकल्प है जिसमें सही संधि कार्य हुआ है। आओ देखिए चेक करते हैं हम लोग। दैत्य प्लस अरि में अक सवर्ण दीर्घ दैत्यारी, श्री प्लस ईस में दोनों अपनी जगह सही हैं, श्रीश करेंगे अक सवर्ण दीर्घ। च प्लस अर्था में करोगे चार्था बनेगा, सभी जगह सही। इसका मतलब सर्वे समीचीना 90 में आपका अलग का ऑप्शन एकदम सही माना जाएगा। जीतू शर्मा भैया को भी बहुत बहुत नमस्कार। समुचितम विकल्पम चुनिता, जो सही विकल्प है उसको आपका चुनाव करना है। भानु उदय में भानु रस होकारांत है। देखो यहाँ आपका ध्यान इस पर नहीं, इस पर भी होना चाहिए। कई बार मैंने बहुत बारीकी से कुछ ऐसे शब्दों को या स्वरों को पकड़ा, रस्व के स्थान पर दीर्घ रखा, दीर्घ के स्थान पर रस्व रखा, ये जानने के लिए कि आप कितना बारीकी से पढ़ते हैं। आपका ध्यान लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर जाता है कि नहीं जाता। परीक्षा में जब सवाल हम करते हैं, बोले पूरे कॉन्फिडेंस से करके आते हैं कि हाँ ये हमने पढ़ा है, इसका उत्तर ये है, लेकिन हम कभी कभार छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण से हमको तो ये भ्रम रहता है कि हमारा परीक्षा का सवाल सही हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है नियम उ और उ में दीर्घ संधि कार्य होता है, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर कभी नहीं जाता कि भानु का उ रस्व ही होता है क्या, उदय का उ जो है रस्व ही होता है क्या, ऊर्जा का उ दीर्घ ही होता है क्या। तो इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि हम लोग जब पढ़ें तब शुद्ध उच्चारण करें। ऊर्जा क्यों पढ़ें हम, ऊर्जा पढ़ें उसको, उदय क्यों पढ़ें हम उसको, उदय पढ़ें। जो रस्व है वो रस्व है, जो दीर्घ है वो दीर्घ है। इस प्रकार से देखिए वापस आता हूं मैं, तो भानु प्लस उदय में आप करेंगे अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि है। गुरु का उरस्व होता है, उपदेश उरस्व है, गुरु उपदेश देखो दीर्घ वाला कर रखा है, सही है। भानु और ऊर्जा में ऊर्जा दीर्घ होता है, भानु ऊर्जा। इसका मतलब सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। भानु ऊर्जा गलत नहीं हो सकता, ऊर्जा शब्द हमेशा दीर्घ उकारांत होता है प्रेरणा जी, इसलिए आपका एकदम सटीक है। दीर्घ संधि का कार्य मैंने किया हुआ है, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सर्वे समीचीना।
कस्मिन विकल्पे सुसंधि कार्यम न भवत। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कारण क्या है कि फॉन्ट साइज प्रॉब्लम आती है, संस्कृत में दीर्घ री लिखने में बहुत समस्या आती है। तो मैं पहले थोड़ा सा सही कर दूं, उसके बाद में आपने उत्तर करना। यहाँ लिखा हुआ है सर होत्रिकार है, क्या लिखा हुआ है, होत्रिकार है, यहाँ ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कर्तृणम। चलिए अब आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। अब तो कर ही सकते हैं। चलो इधर भी ध्यान देना, मैं क्या बोला आपको कि दोनों तरफ आपको देखते हुए चलना है। होत्री प्लस ऋकार बराबर होत्रिकार बनेगा क्या। भू प्लस ऊर्ध्वम जो है उसका संधि रूप आपका भूर्ध्वम होता है क्या। कर्तृ प्लस ऋणम का कर्तृणम होता है क्या। सु प्लस उक्ति का सुक्ति होता है क्या। कहाँ छोटी सी मिस्टेक है तो आपको बता दूं, रे मिलकर के होत्रिकार में दीर्घ संधि होती है बकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे भू प्लस ऊर्ध्वम में एक छोटा सा मिस्टेक मैंने चाह करके किया कि यहाँ ऊ जो है वास्तव में ऊर्ध्वम का दीर्घ होता है, लेकिन मैंने यहाँ रस्व दे रखा है, इसका मतलब ये मिस्टेक है। आपका उत्तर भू प्लस ऊर्ध्वम में। आप कहेंगे सर इतनी छोटी छोटी बात भी, तो मैं जब आपकी यहाँ परीक्षा ले रहा हूँ तो मेरा तो टारगेट यही है ना कि मैं हर छोटी से छोटी बात भी आपके सामने रखूँ। मैं ये देखूँ, देखें आपकी आँखें सिंह के समान, बाज के समान है या नहीं। कर्तृ प्लस ऋणम का करोगे सर कर्तृणम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सु प्लस उक्ति करोगे सुक्ति बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 2 नंबर का ऑप्शन में ऊर्ध्वम रस्व नहीं होता, दीर्घ होता ऊर्ध्वम। सुसंधि कार्यम न अभवत, यहाँ पर भी फिर मिस्टेक आ गई थोड़ी सी। रि प्लस लिकार में यहाँ मैं देखता हूँ एक बार इसमें क्या मामला है। तो यहाँ पर सर मैंने बना रखा है रि प्लस लिकार बराबर आपका ये होना चाहिए, ऐसा वाला लिखा हुआ समझें इसको आप। अब आपको बताना है कि कहाँ सही संधि कार्य नहीं हुआ है, बाकी सब यथावत सही है। तो लिल रिकार की संधि ये होगी क्या, रिल रिवर्ण की संधि ये होगी क्या, लघु प्लस उर्मी में लघु उर्मी बनेगा क्या, गमरिकार में गमरिकार बनेगा क्या। तो सुसंधि कार्य यानी सही से संधि कार्य कहाँ पर नहीं हुआ है, फटाफट से मुझे आप बता दीजिए कहाँ सही संधि का कार्य नहीं हुआ है। प्यारे साथियों, लिवर्ण में लरी रहेगा, लघु उर्मी में सही बना है, उर्मी का उदीर्घ है, लघु का छोटा है, लरी मिलकर लरी होता है। लेकिन मैंने जो पहला अभी करेक्शन करने के लिए लिखा था कि लरी का कभी दीर्घ होता ही नहीं है ना। लरी का दीर्घ इसलिए नहीं होता क्योंकि लरी को शास्त्रों में प्लुत और ह्रस्व ही पढ़ा गया है। मैं इसको दीर्घ कैसे कर सकता हूँ, तो दीर्घ संधि तो करते हैं, दीर्घ संधि का कार्य तो हम बोलते हैं, लेकिन दीर्घ संधि वास्तव में की नहीं जाती है, इसलिए आपका ऐसा का ऐसा। 13वां है गुण संदेह सूत्रम अस्ति। गुण संधि करने का सूत्र क्या, कई बार हम भ्रम में आ जाते हैं, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता। गुण संज्ञा का सूत्र पूछ रहा है कि संधि का, हम प्रमादवश जाने मतलब गलती से बाय द वे करके हम गलत आ जाते हैं। ऐसे प्रश्नों में हमेशा सावधानी और धैर्य की बहुत जरूरत होती है। आपको संधि का सूत्र पूछ रहा है, ये आपका संज्ञा का सूत्र है। गुण संज्ञा का सूत्र पूछता तो मैं गुण लिखता, यहाँ मुझे संधि का सूत्र पूछ रहा है, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा आद गुण। कौन है, आद गुण। ये कहता है अवर्णाद अची परे पूर्व प्रयोग एकादेश है सात, गुण एकादेश है सात। ए और आ के बाद में स्वर हो यानी असमान स्वर हो, हम जोड़ते हैं ऐसा, तो वहाँ गुण संधि का कार्य होता है। समीचीन बात कौन सी नहीं है, आपको छांटना है कि गुणवर्ण अ ए ओ होते हैं, वृद्धि वर्ण आ आई औ होते हैं। गुण संज्ञा करने का सूत्र अधिक गुण है, सर्वे समीचीन, की सभी बातें सही हैं। ऐसे प्रश्नों को करते समय हमेशा मैंने कहा ना धैर्य की जरूरत पड़ती है। यहाँ गुणवर्ण आपके 3 ही होते हैं। मैं आपको कल भी पढ़ा रहा था कि अर और अल गुण नहीं होते, वो तो व्यवस्थाएं हैं, प्रत्यु लेकर प्रत्यय होता है। गुण तो वास्तव में अ ए और 3 स्वरों का ही नाम है। वृद्धि वास्तव में आ आई औ इन 3 स्वरों का ही नाम है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अत एंग से गुण संज्ञा स्यात्, ऐसा कहने वाला गुण संज्ञा का अधिक गुण ही है। सर्वे समीचीना, क्योंकि तीनों ही बातें अपनी अपनी जगह एकदम सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सर्वे समीचीना। कस्मिन विकल्पे गुण संधि कार्यम न अभवत, किस विकल्प में गुण संधि का कार्य नहीं हुआ है। रमा प्लस ईस बराबर रमेश, देख लीजिएगा ई दीर्घ है, आ है, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बोला रमेश में गुण संधि कार्य एकदम सही हुआ है। राम प्लस ऐनम बराबर रामायणम, संधि कार्य तो एकदम टकाटक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लता प्लस यू बराबर लते, गुण संधि एकदम सही है। गुड़ाका प्लस ईस बराबर गुड़ाकेश भी सही है। दिक्कत यह है कि संधि कार्य तो सही हो रखा है, लेकिन प्रश्न तो मेरा यह है कि गुण संधि का कार्य किस में नहीं हुआ है कि नहीं भाई। गुण संधि आपने किस में नहीं करी है, तो राम प्लस ऐनम बराबर रामायणम जब आप बनाते हो तो यहाँ गुण संधि का कार्य नहीं है। वास्तव में संधि का कार्य तो दीर्घ है, अकह सवर्ण दीर्घ होता है, अक के बाद में समान वर्ण हो तो वहाँ दीर्घ का कार्य होता है, गुण संधि का नहीं है, इसलिए बाहर कर दिया। यहाँ पर फिर मेरा वही आपसे प्रश्न है कि गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, किस उदाहरण में गुण संधि कार्य संपन्न नहीं हुआ है। वापस आता हूँ, सूर्य प्लस उदय, दोनों में आपने किया गुण संधि सूर्योदय। कृष्ण प्लस रिद्धि अच्छा उदाहरण है, कृष्णरिद्धि बनता है। वधु प्लस उल्लास बराबर वधुल्लास, बना तो सही रखा है, संधि विच्छेद भी अपनी जगह सही है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर भी दीर्घ संधि का ही कार्य है, गुण संधि तो यहाँ पर भी नहीं है। तव प्लस लिकार बराबर तवलकार बनता है। सभी उदाहरण जो मैंने यहाँ रखे हैं, हमेशा ऑप्शन में आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमेशा मैंने वही उदाहरण लिए जो परीक्षा उपयोगी होते हैं, शास्त्र सम्मत होते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं।
अगला मैं लेकर चलता हूं 17 पे खतरा, लेके चलते हैं कुत्र न वृद्धि संधि। एक ऑप्शन ऐसा है जहां वृद्धि संधि का कार्य नहीं, किसी और ही संधि का कार्य हुआ है। कृष्ण प्लस एकता में आप देख रहे होंगे अ प्लस ए बराबर वृद्धि वर्ण ऐकता के साथ हो गया। राका प्लस ईश बराबर राकेश बना रखा है। सर एक कब से आपका वृद्धि होने लगा? यहाँ वृद्धि का कार्य नहीं है बल्कि गुण संधि का कार्य। अच्छा उदाहरण है गुण संधि का, लेकिन मैंने आपको वृद्धि पूछा है ना, और वृद्धि की जगह मैंने आपको यह गुण संधि का उदाहरण डाला है, इसलिए आपका गुण हो जाएगा। सा प्लस ऐसा में सैसा बनेगा, गंगा प्लस ओग बराबर गंगोग बनेगा। तो कृष्ण ऐकता, सैसा और गंगाओग तीनों ही जगह आपकी वृद्धि का कार्य है। गुण संधि का कार्य होने से मैंने इसको बाहर कर दिया। कुत्र वृद्धि संधि नास्ति, ऐसा प्रेरणा जी कोई बात नहीं है। पढ़ा के आया हूँ ऑफलाइन क्लास में, पसीने में रहते थकान हो जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कोई बीच में बातचीत में करूँ नहीं, इसलिए मैं कंटिन्यू एक बार अपने काम को पूरा करना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मायूसी शक्ल ही ऐसी हो गई है 2022 जब से आया है ज़िंदगी में, बहुत लफड़े हो रहे हैं, है कि नहीं, इसलिए शक्ल ही ऐसी हो गई। अब क्या करें बताओ। बढ़े आगे। कमेंट्स करते रहें, अपने उत्तर परखते रहें, जहाँ मिस्टेक्स आती है बताते भी रहें कि सर गलती होगी, सर गलत होगी हो। ऐसे छोटे मोटे कमेंट्स करके मुझे बताओ भी, ताकि पता चले कि हाँ कुछ प्रश्न आपसे गलत भी हो रहे हैं, अभी आपको पढ़ना बाकी है कि नहीं। कुत्र वृद्धि संधि नास्ति, कहाँ वृद्धि संधि नहीं है? कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम में अ और औ मिलकर कृष्णौत्कंठ्यम बिल्कुल सही है। अत्र प्लस ए में अ और ए मिलकर के अत्रयु बिल्कुल सही है। प्र और औ मिलकर के प्राउद्योगिकी की वृद्धि संधि बिल्कुल सही है। मधु और उत्सव बराबर मधुत्सव बनाए, ये तो है तो बिल्कुल सही, लेकिन दिक्कत यह है कि सर यहाँ पर दीर्घ संधि का कार्य है, वृद्धि संधि का कार्य नहीं है। और मैंने आपसे यही पूछा कि कहाँ पर वृद्धि का कार्य नहीं है, तो जिस ऑप्शन में वृद्धि संधि नहीं वही हमारा उत्तर हो जाएगा। संधि और संधि विच्छेद के मामले में चारों ही ऑप्शन एकदम सही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर संधि कार्य वृद्धि जिसमें नहीं था उसको बाहर करना था। 19वें नंबर का सवाल है पररूप अपवाद अस्ति। पढ़ा होगा आपने कि संस्कृत में पररूप और पूर्व रूप दोनों ही संधियां, पूरी की पूरी संधियां किन्हीं संधियों की अपवाद होती है। अब आपको छांटना है, दिमाग भी लगाना है कहाँ पर क्या मामला चल रहा है। तो पररूप अपवाद अस्ति यानी पररूप का अपवाद कौन है? देखो प्र प्लस एति बराबर उपसर्ग का मामला है, उसके बाद में धातु का मामला है। आपका सूत्र आता है एंगी पररूपम, वो कहता है कि भैया यदि ए और आ के बाद में धातु का मामला हो तो वहाँ पररूप संधि करनी चाहिए, लेकिन आपने पररूप को रोका और आपने वृद्धि किया, इसका मतलब पररूप अपवाद है, वृद्धि रोक किया है आपने। उप प्लस एति में वही इण धातु का रूप है, आपने यहाँ पररूप आना चाहिए था, क्योंकि उपसर्ग संबंधी और धातु संबंधी मामले में पररूप आता है, लेकिन आपने उसको रोका और वृद्धि कर दी, तो पररूप का अपवाद है। उप प्लस एदिते में एद धातु है, आगे उपसर्ग संबंधी, पीछे धातु संबंधी मामला था, पररूप होना चाहिए था, लेकिन आपने रोका उसको, पररूप का अपवाद है। तीनों ही उदाहरण में इण धातु और एद धातु पर में रहने पर एते धत्युट्सु सूत्र से पररूप कार्य जो प्राप्त होता है उसको रोक करके आप क्या काम करते हो? वृद्धि का काम करते हो। इसलिए पहले वृद्धि प्राप्त होती है, फिर पररूप आता है, फिर पररूप को वापस रोक करके हम वृद्धि करते हैं। तो पररूप अपवाद का मतलब सभी पररूप के अपवाद हैं, तो तीनों के तीनों उदाहरण ही पररूप के अपवाद माने जाते हैं। अगला है गुण अपवाद अस्ति। कौन है जहां गुण का अपवाद है, यानी गुण प्राप्त तो था लेकिन आपने गुण कार्य किया नहीं, ऐसे उदाहरणों को आपको छांटना है, बाहर करना है। पृष्ठ प्लस ऊ है, बताइए साहब पृष्ठो है, बनना तो चाहिए था अ और ऊ में गुण, लेकिन आपने वृद्धि कर दी, ये आपका वास्तव में गुण का अपवाद है। भार प्लस ऊ है, अ और ऊ मिलकर के होना चाहिए था ओ, लेकिन आपने औ वृद्धि की, इसका मतलब गुण का अपवाद है। अ प्लस ऊ बराबर होना चाहिए गुण में ओ, लेकिन आपने फिर भी औ किया, वास्तव में गुण का अपवाद है। इसलिए तीनों के तीनों आपके उदाहरण ही क्या है? गुण अपवाद। पढ़ाएंगे आपको, छंद भी पढ़ाएंगे भाई, जरूर पढ़ाएंगे, यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे। आगे बढ़ जाऊँ मैं, तो तीनों उदाहरणों में गुण होना चाहिए था आद्गुण सूत्र से, लेकिन हमने पढ़ा है एते धत्युट्सु सूत्र में कि अ और आ के बाद में यदि मान के चलिए कौन हो, ऊह शब्द हो, तो ऊह शब्द पर में रहने पर कभी भी गुण नहीं होता। तीनों ही तीनों उदाहरणों में आपने इसलिए बताई कौन सा संधि कार्य किया है? वृद्धि संधि का कार्य किया है। अगला है कस्मिन पदे गुण अपवाद नास्ति, किस पद में गुण का अपवाद नहीं, यानी गुण प्राप्त था और आपने उसको रोका नहीं है, यानी गुण ही कर दिया आपने। तो जहां जहां आपने गुण को रोका वो सब तो गुण के अपवाद हैं, जहां नहीं रोका वो आपके गुण के अपवाद नहीं है। आओ सुख प्लस रित में अ और ए मिलकर अर्थ होना चाहिए, सुखर्थ बनना चाहिए, लेकिन आपने गुण को रोका और रिते च तृतीय समास से आदि सूत्रों से आपने पढ़ा तृतीय समास का प्रसंग हो तो वहां पर गुण को रोककर वृद्धि कार्य करना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए आपने यहाँ गुण को रोका, वृद्धि कार्य, तो गुण अपवाद है। सुधा प्लस आर्थ बराबर यह मामला थोड़ा सा अलग है। संधि विच्छेद के हिसाब से भी आप देखोगे तो आ प्लस आ बराबर आ कर रखा है। सच बात तो यह है कि यहाँ गुण वगैरह प्राप्त ही नहीं है, तो दीर्घ संधि का कार्य है। सर यहाँ पर भी ऊह शब्द पर में रहने पर गुण प्राप्त था, वृद्धि की गुण का अपवाद है। प्र प्लस रिक्षति में री का गुण होना अर होना चाहिए, लेकिन आपने वृद्धि की गुण का अपवाद है। तो एक उदाहरण आपका बाहर जा रहा है जहाँ गुण प्राप्त ही नहीं है।
यदि सुधा प्लस रित करके सुधार्थ बनाता तो गुण का अपवाद होता। सुधा प्लस आर्थ में आप देख रहे हैं आ बराबर भी दीर्घ संधि का प्रसंग है, गुण का अपवाद नहीं है। कुत्र नास्ति वृद्धि संधि, एक उदाहरण आपको ऐसा छांटना है यहाँ से जिसमें वृद्धि संधि नहीं है। तो कुत्र नास्ति वृद्धि संधि, कहाँ वृद्धि संधि नहीं है? सदा प्लस ऋणम बराबर सदर्णम, दस ऋणम दशार्ण, वसन ऋणम वसनारणम, और लास्ट में लिखा प्रऋणम प्राणम। कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर वृद्धि संधि का कार्य नहीं हुआ है? वृद्धि संधि में री की वृद्धि बताइए क्या होती है? आर, जबकि गुण करते हैं तो होता है अर। यहां पर देखो अर कर रखा है क्योंकि नियम है ऋण शब्द से पहले यदि 6 शब्द प्र, वत्सतर, कंबल, वसन, दस और ऋण, यदि 6 शब्द पूर्व में हो तभी वृद्धि का कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो देखो 10 के पहले होने पर वृद्धि होती है, वसन से वसनारणम, प्र से प्राणम, वस्त्र से वस्त्राणम, ऋण से ऋणाणम। लेकिन सदा, महा इत्यादि शब्दों के पूर्व में रहने पर वृद्धि संधि नहीं होती, वहाँ गुण संधि हो जाती है। इसलिए सदा ऋणम सदारणम, पुरुष ऋषभ है पुरुषर्षभ, पुरुष क्या नाम है, उत्तम ऋण है उत्तमर्ण, अधम ऋण है अधमर्ण इत्यादि कार्य आपके बनते हैं। 23वें नंबर का सवाल है कस्मिन पदे यण संधि कार्यम न अभवत्, किस वाले शब्द में यण संधि का कार्य नहीं हुआ है? सुधि प्लस उपास्य बराबर शुद्धि उपास्य में नहीं हुआ है, उप प्लस शिक्षा में उपेक्षा में नहीं हुआ है, उप प्लस वृक्ष में वृक्ष में नहीं हुआ, मधु अरि मध्वरी में नहीं हुआ। कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपने यण संधि का कार्य नहीं किया? उसको बाहर करना है आपको। तो देखो शुद्धि प्लस उपास्य में ई के स्थान पर यह करके शुद्धि उपास्य में आपने किया है, ऊ के स्थान पर वह आदेश किया, वह में री मिला वृक्ष यानी गुण यण संधि का कार्य किया है। मध्वरी में जो ऊ है उसके स्थान पर वह बनाया, मध्वरी बनाया, आपने यहाँ पर भी किया है। लेकिन उप प्लस इक्सा बराबर में जो ए बनाया है, ए कार्य व्यण कार्य नहीं होता साहब, ए कार्य वास्तव में कौन सा कार्य होता है? गुणकारी होता है। तो इसलिए आपका ब ऑप्शन गलत है, या गुणकारी हुआ है, इसको बाहर कर देंगे हम। कुत्र नास्ति यण संधि, कहाँ पर यण संधि का कार्य नहीं हुआ है? नि प्लस ऊनः बराबर न्यून बनता है, तो ई के स्थान पर आपने ये किया है, हुआ है काम। अनु प्लस ए बराबर अनवे बना रखा है, ऊ के स्थान पर वह, तो हुआ है काम। इसी प्रकार से सु प्लस आगतम स्वागतम बना रखा है, हुआ है यण कार्य। लेकिन जब आप इसका संधि विच्छेद स्व और आगतम करते हो तब सर आगे भी ए पीछे आ ए और ए मिलकर के अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि का कार्य होता है। इसलिए स्व आगतम बराबर जो स्वागतम बनाया है उसमें आपका यण संधि कार्य नहीं है, इसमें तो आपका दीर्घ संधि कार्य है। सु आगतम करते हो तब आपका यण संधि का कार्य संपन्न होता है। कस्मिन पदे यण संधि नास्ति, कौन सा शब्द है जिसमें या ऐसा ऑप्शन है जिसमें यण संधि आपने नहीं करी है, उसको आपको बाहर करना है। तो देखो साहब लरी प्लस अक्षय बराबर लक्ष्य, आप जानते हैं यण संधि में लरी के स्थान पर लय आता है, लक्ष्य में बकायदा हुई है। धात्री अंश में जो री है उसको रे बनाकर धात्रंश बनाते हो, यण संधि हुई है। मत्यासा में मत्यासा बनाते हो, यण संधि का कार्य हुआ है। लेकिन राजधन ऋषि बराबर जो राजर्षि बना है, संधि कार्य तो एकदम सही है, लेकिन ए और री में कभी भी यण संधि कार्य नहीं होता। ए और री में आपने सामान्य अर किया है और ये प्रसंग कहाँ पर चला जाता है? गुण संधि में चला जाता है। ठीक है, अगला लेता हूं 26वें नंबर पर आपसे प्रश्न है समीचीनम अस्ति, कौन सी बात एकदम सही है? एको यणचि यण संधि का सूत्र है, बिल्कुल सही बात है। एचो अयवयाव है, अयादि संधि का सूत्र है, बिल्कुल सही बात है। एंगह पदांतादति पूर्व रूप संधि का सूत्र है। अरे भैया ये तो सारी की सारी बातें एकदम सही हैं, इसका मतलब सर्वे समीचीनम। तो संधि संबंधी सूत्रों से रिलेटेड भी आपके प्रश्न आते हैं, उनके अर्थ संबंधी भी कुछ छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं। अगला लेता हूं कस्मिन अयादि संधि नास्ति, कौन सा ऑप्शन है जिसमें अयादि संधि का काम नहीं किया गया है? चलिए साहब निकालते हैं अयादि संधि के बाहर वाले को। जे के स्थान पर अय करके जय बनता है, क्षय प्लस अ बराबर अयादि कार्य करोगे क्षय बनता है। पौ प्लस इत्र में पो का पौ बना करके पवित्र बनाते हो, लेकिन स्व प्लस ईर बराबर होती तो गुण संधि प्राप्त है, लेकिन स्वादि रेणो सूत्र के माध्यम से वार्तिक के माध्यम से स्व शब्द के बाद ईर और इरिन का रूप रहने पर आपने गुण को रोका, और वहां बताइए आपने कौन सा कार्य किया? वृद्धि। गुण करते तो स्वैर बनता, वृद्धि किया इसलिए स्वैरः बना। स्वैर का मतलब होता है अपने मन से इधर उधर भटकने वाला प्राणी। स्वयं इरितुम शीलम, ऐसे जो इधर उधर फालतू मुंह मारता फिरता है ऐसे व्यक्ति को हम स्वैर कहते हैं। महिला होती तो स्वैरी कहते हैं हमको। कुत्र नास्ति अयादि संधि, कहाँ अयादि संधि का प्रसंग नहीं है? लिखा है मुने प्लस ए, मुनि शब्द का कपि आदि शब्दों का चतुर्थ एक वचन जब आप बनाते हो तो वहाँ ने के स्थान पर नया आदेश करोगे, नए में ए मिलेगा तो मुने बन जाएगा। ने प्लस नई प्लस अक है, नई के स्थान पर नाय सुनाई देगा, आय आदेश करोगे नायक बनेगा। मानो में नौ की जगह नव हो जाएगा, बन जाएगा मानवः, अयादि संधि है। लेकिन प्यारे साथियों अक्ष प्लस उहिनी की कहानी कुछ और ही है। अक्ष के बाद उहिनी शब्द के रहने पर गुण प्राप्त तो होगा, क्योंकि अ और उ का गुण करते तो एक ऐसा इस तरह से आप लगाते अक्षोहिनी बनना चाहिए था, तो गुण तो आता है लेकिन गुण का अपवाद हम इसको रोक करके
अक्ष के बाद उहिनी शब्द पर में रहने पर वृद्धि कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए अक्षौहिणी में वृद्धि कार्य संपन्न होता है। दूसरी खास बात, उहिनी शब्द में न से पहले र और मूर्धन्य सकार नहीं, इसलिए उहिनी में णत्व नहीं हुआ। लेकिन जब अक्ष इसमें मिल जाता है तो अब न से पहले मूर्धन्य से अक्षर के निर्माण में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए श के बाद में इसको न भी हो जाता है। इसलिए याद रखना अक्षौहिणी में एक खास बात यह भी है, जोड़ेंगे तो णत्व करेंगे और तोड़ेंगे तो न का न रहेगा। 29वां सवाल आपके लिए, किस पद में अयादि संधि नास्ति? कौन से पद में अयादि संधि का कार्य नहीं हुआ है? पदांत अयादि संधि के उदाहरणों के साथ द्वौ में औ है, इसकी जगह आव आएगा, द्वौ की जगह द्वावपि सुनाई देगा। रई में आई के स्थान पर आय करोगे, राय औ मिलेगा, रायव बनेगा। मत्तई में आशा में चतुर्थी एक वचन, मत्तई शब्द में आई की जगह आय करोगे। प्रेम सिंह गुज्जर कहते हैं मानव में संधि नहीं है, प्रत्यय में कभी भी संधि कार्य नहीं होती है। ऐसा कैसे है सर, कहाँ पढ़े हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास मनु शब्द होता है, हम अन प्रत्यय करते हैं, गुण कार्य करने के बाद धातु के अंत में मानो हो जाता है, आदि वृद्धि करोगे। मानो के नौ को एचो अयवायाव से अयादेश अवादेश होता है, बकायदा मानव शब्द बनता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मानव में अवादेश नहीं करेंगे तो मानव शब्द बनेगा कैसे? हो सकता है हिंदी में आप लोगों की व्यवस्थाएं अलग हो, संस्कृत में बकायदा प्रत्यय वगैरह सभी में होता है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं करेंगे हम? और संधि नहीं करोगे तो मानव बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे मत्तई प्लस आशा में आयादेश करेंगे, मत्यायास बनेगा। लेकिन यदि प्लस अपि में यण संधि का कार्य होता है, अयादि का कार्य नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गो प्लस यम बराबर गव्यम बनता है, एचो अयवाय सूत्र काम नहीं करता, वांतोई प्रत्यय से सूत्र काम करता है। गो प्लस यम गव्यम, नौ प्लस यम औ के स्थान पर नाव्यम, श्रो प्लस यम बराबर श्रव्यम। इन पदों में कौन सी संधि का कार्य हुआ है? हम सब पढ़ते हैं कि स्वर संधि में जब हम कार्य करते हैं तो वहां पर हमेशा आगे भी स्वर पीछे भी स्वर। लेकिन अयादि संधि के प्रसंग में स्वर के बाद में व्यंजन वर्ण के रहने पर भी अयादि संधि संपन्न होती है कि नहीं? चलिए वापस आता हूं। इसलिए इन सभी उदाहरणों में अयादि संधि का काम हुआ है। तो स्वर संधि के प्रसंग में केवल अयादि संधि ही एक ऐसी है जहां स्वर को अयादि कार्य होते हैं, यदि यकारादि प्रत्यय पर में या युति शब्द पर में हो। तो इन सभी शब्दों में आप देख रहे होंगे अयादि संधि का काम हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ रखते हैं। अगला प्रश्न लेता हूं मैं आपके लिए, पूर्वरूप संधि कस्य अपवाद है अस्ति? पूर्वरूप जो संधि है वो किसका अपवाद है? आप सबको समझ में आना चाहिए। पूर्वरूप का विस्तार इस प्रकार होता है, आगे ए और ओ हो, उसके बाद में रस्व ए हो। ये ए और ओ कहाँ होना चाहिए? पद के अंत में होना चाहिए और ए केवल रस्व ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब ए के बाद ए हो, ओ के बाद ए हो, तो सबसे पहले दिमाग में अयादि संधि आनी चाहिए। लेकिन अयादि संधि के पास में पूर्वरूप संधि जाकर निवेदन करती है, बहन जी अयादि आपके पास इतने सारे उदाहरण, थोड़ा सा मुझे दे दो। तो अयादि बड़ी उदार है, बिल्कुल आपकी तरह, उनका मन बहुत बड़ा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने साहब दो कंडीशंस पे सारे उदाहरण अयादि को पूर्व को दे दिया। कहा कि ठीक है, ये ए और ओ कहाँ मिलेगा? पदांत में, और साथ में प्लस रस्व ए हो, तो ऐसी स्थिति में मैं अयादि मतलब अयादि नहीं आऊंगी, मैं कौन आ जाऊंगी? पूर्वरूप आ जाऊंगी। तो पूर्वरूप के जितने भी उदाहरण हैं सर, वहां सब के सब उदाहरणों में पहले कौन संधि प्राप्त होती है? अयादि। लेकिन अयादि संधि के प्रसंग में दोनों कंडीशंस प्राप्त हो जाए, पदांत ए हो और साथ में रस्व ए हो, तो फिर वो आप अयादि नहीं करके पूर्वरूप में कर देते हो। पदम अस्ति, कौन पद है? ये सामान्य वहां से आगे इधर उधर रिपीट हो गया। पद कौन सा होता है? तो आपने पढ़ा होगा तिंगंत और सुबंत। और बताओ पद होते हैं कि नहीं होते? धातु का भी पद नहीं होता जब तक धातु रूप नहीं बनता, इसलिए ए और ब दोनों ऑप्शन आपके एकदम सही है। हालांकि ये संधि का विषय नहीं, संज्ञा प्रकरण का विषय है, फिर भी न जाने क्यों ये यहाँ बीच में टपक पड़ा। अगला देखिए सर, 33 नंबर पर आपका सवाल है, कुत्र पूर्वरूप संधि नास्ति? पूर्वरूप संधि में आपने पढ़ा होगा प्लस से पहले ए और ओ मिलेगा, बाद में रस्व ए मिलेगा, दोनों जुड़ते हैं तो ए प्लस ए में ए रहता है, ओ प्लस ए में ओ रहता है। और ए के स्थान पर हम अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है अंग्रेजी के एस की आकृति का, जिससे पता चलता है कि यहाँ किसी सूत्र के द्वारा ए को कोई विशेष कार्य किया गया है। किसी जमाने में यहाँ अ हुआ करता था, ऐसा मान करके हम लोग इसको अवग्रह में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए साहब देखते हैं कहाँ पर पूर्वरूप नहीं है। विष्णु शब्द संबोधन का एक वचन है, औ है, बकायदा देखिए पूर्वरूप संधि का कार्य हुआ है। कह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है, उसको को बनाकर अस्थि के साथ पूर्वरूप संधि करते हैं। लोके प्लस अस्मिन में लोक शब्द का सप्तमी एक वचन बनता है, रस्व के बाद में पूर्वरूप संधि करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, ते आगच्छन्ति, वे सब आ रहे हैं, यहाँ मैंने कोई पूर्वरूप संधि का कार्य नहीं किया है। कारण क्या है? वैसे आप चाहें तो अनयादि संधि यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि आगे पदांत तो है, ये सहतौते तो बनता है, लेकिन सर आगच्छन्ति में रस्व ए नहीं बल्कि दीर्घ आ है।
इसलिए मैंने यहां पर कौन सा संधि कार्य नहीं किया। हालांकि अयादि संधि होती है इसलिए तय आगच्छति भी बन सकता है या त आगच्छति ऐसा बनता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, रस्व ए बाकी होना चाहिए। यहाँ रस्व होता तो फिर काम चल जाता। पररूप संधि कस्य अपवाद, अभी अभी आपने पढ़ा भाई पुर्रूप तो जो है अयादि का अपवाद है, लेकिन पररूप संधि किसका अपवाद है। पररूप संधि के प्रसंग में आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि पररूप संधि आती कहाँ है। तो सर होता क्या है कि आगे ए और आ हो, उसके बाद में आप पढ़ेंगे कि पीछे कौन ए और ओ हो। ऐसी कंडीशन में मैं आपसे कहूं कि कौन सी संधि करनी चाहिए, आप कहेंगे सर ए और ए में तो वृद्धि ऐ होनी चाहिए, ए और ओ में वृद्धि औ होनी चाहिए। सही है ना भाई साहब। अब एक बात बताओ, ये दोनों ही कंडीशन वास्तव में कौन सी वृद्धि संधि की तरफ इशारा कर रही है, वृद्धि की तरफ। लेकिन वृद्धि के पास में जाती है कौन, पररूप। कहती है महाराज महारानी जी आपकी जय हो, आपने सुना अयादि संधि ने पूर्व को कितना दान दे दिया है, आप भी थोड़ा बहुत मुझे दे दीजिए। इसने कहा क्या चाहिए, बोला वैसे जैसे उसको 2 चीजें चाहिए मुझे भी 2 चीजें चाहिए। तो सर वृद्धि के प्रसंगों में से ही पररूप संधि निवेदन करती है कि ये ए और आ कहाँ का हो, उपसर्ग का, और उपसर्ग के बाद में ए और ओ किसका हो, धातु या धातु रूप का। 2 कंडीशन ये मांगती है कि वृद्धि के उदाहरणों में जहां जहां ए और आ उपसर्ग का मिल जाए और प्लस के बाद में ए और ओ किसी धातु का मिल जाए तो वृद्धि संधि नहीं होगी। ये किसको दान दे दिया जाएगा, पररूप को दान दे दिया जाएगा। इसलिए याद रखना, जहां जहां पररूप करते हो सब जगह वृद्धि संधि प्राप्त होती है। सबसे पहले वृद्धि संधि आती है, फिर वृद्धि संधि को रोक करके उपसर्ग और धातु के मामला होने पर प्रएजते इत्यादि आपने पढ़ा होगा, प्रेजते आप बनाते हो तो फिर भाई साहब आप क्या कर देते हो, पररूप कर देते हो। तो याद रखना सर, याद रखना हमेशा जब भी वृद्धि संधि में से 2 प्रसंग कटेंगे पररूप आ जाती है। तो पररूप किसका हक मारती है, वृद्धि संधि का, इसलिए वृद्धि का अपवाद कहलाती है। पूर्व संधि जहां जहां प्राप्त है वास्तव में अयादि का विस्तार था, लेकिन अयादि को आपने रोका 2 कंडीशंस के आधार पर और पूर्व का कार्य कर दिया, इसलिए आपने उसको उसका अपवाद बताया है। 35वां नंबर का सवाल है समीचीनम नास्ति। दोनों संधियों को यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वृद्धि संधि को और पररूप संधि को, तब आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आपसे इन सवालों के जवाब नहीं लगेंगे। प्रएजते, देखो सर ऐसा होता है मामला, प्र में क्या है, अ है, एजते में क्या है, ए है। सबसे पहले दिमाग में कौन संधि आती है, वृद्धि। लेकिन सर वृद्धि को हम रोकेंगे, कहेंगे मैडम देखो ये उपसर्ग है, ये एजते धातु का मामला है, इसलिए यहाँ पररूप होना चाहिए। पररूप का मतलब पहले वाला ए के समान हो जाता है, इसलिए ए खत्म, केवल ए बचता है, इसलिए प्रेजते बना, नहीं तो एक बार और घुमाना पड़ता वृद्धि होती तो ये पररूप है। प्र प्लस एति। लेकिन होता क्या है कि पररूप के प्रसंग में भी 2 धातुओं को वापस वृद्धि को दे दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा इत्ते धत्युत्सु, इन धातु और एद धातु 2 धातुओं में वृद्धि कार्य ही होगा, पररूप का कार्य नहीं होगा। एति आपका इन धातु का रूप है, इसलिए यहां पर ये जो रूप दिया है गलत है, यहां वृद्धि वापस करेंगे। भाई आपने पररूप को दे दिया तो 2 धातु में वापस ले भी तो सकते हो, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन एकदम गलत था। बाकी परा प्लस एजते में आ ए के समान हो जाएगा, परेस्ते बन जाएगा, प्रेलेति में परेलेति बन जाएगा, और कहीं दिक्कत नहीं है, केवल प्र प्लस एति में वृद्धि होनी चाहिए, पररूप नहीं होता है, क्योंकि पररूप का भी वापस बाप का बाप आ जाता है। इसलिए प्रेति और उपेदते आपने पढ़ा होगा। ये समझ में नहीं आया तो समझो आपने संधि में कुछ नहीं पढ़ा। समीचीनम नास्ति, कौन सी बात ठीक नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे पररूप का आगे विस्तार होता है। मनस ईसा में जो अस टी है उसको मार करके हम ईसा मिला देते हैं, पररूप संधि का विस्तार है। सक प्लस अंदु, कर्क प्लस अंदु, ए और ए मिलकर दीर्घ प्राप्त होता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि यहाँ दीर्घ नहीं होता, फिर भी मैंने दीर्घ कर रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन ही सही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा सकंदु करकंदु आदि में पर का रूप होता है, यानी आगे वाला स्वर भी पर स्वर के समान हो जाता है, ए खत्म ए मिलता है तो करकंदु सकंदु बनता है, मारतंड बनता है, ये वाला मामला गलत है। सीम प्लस अंत बराबर सीमांत भी होता है और सीम प्लस अंत बराबर सीमंत भी होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो गलत ऑप्शन आपका करकांदु था, दीर्घ संधि नहीं होती, दीर्घ का अपवाद होता है, मामला दबा दिया जाता है। समीचीनम अस्ति, कौन सी बात सही है, सही वाले ऑप्शन को आपको छांटना है। प्रकृति भाव करने का सूत्र कौन है, याद रखना, प्रकृति भाव करने का ठेकादार प्लुत और प्रगृह्य में प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम है, इसका मतलब एकदम सही बात है। पररूप करने का सूत्र एंगी पररूपम है, बिल्कुल सही बात है। प्रगृह्य नाम की जो संज्ञा होती है, जैसे व्याकरण शास्त्र में कई सारे नाम दिए जाते हैं, प्रगृह्य नाम देने वाला सूत्र इरुदे द्विवचनम प्रगृह्य बिल्कुल सही है। जब तीनों ही बातें सही है लाला, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है कि प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र अलग आते हैं, उसके बाद में प्रकृति भाव करने के ठेकादार हमारे पास ये है, पररूप संधि का आपका ये है। स्वर संधि का अंतिम सवाल है समीचीनम नास्ति, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आपने देखा होगा 8वीं संधि के नाम से एक संधि आती है, हमारे लघु सिद्धांत कौमुदीकार बताते हैं प्रकृति भाव।
स्वर संधि के प्रसंगों में हर जगह संधियां नहीं की जाती है, कहीं कहीं संधि प्राप्त होती है, दीर्घ होनी चाहिए, नहीं करते हम कहते हैं ऐसा कैसे रखना है। जैसा संधि विच्छेद वैसा ही संधि पद यदि दिखाई दे, यानी संधि का कारण तो है, संधि करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम संधि नहीं करते हैं, तब उसका नाम होता है प्रकृति भाव। तो देखो एक बार कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हरि एतौ, ये द्विवचन शब्द है, इसके बाद कभी भी संधि कार्य नहीं होता, इसलिए सही है। लता लते द्विवचन का शब्द है, इसके बाद कभी संधि कार्य नहीं होता, इसलिए सही है। विष्णु विष्णु द्विवचन का शब्द है, इदुदे द्विवचनम, तीनों उसी के उदाहरण है। प्रकृति भाव होता है, लेकिन ग्रामे है वो सर ए अंत वाला है, लेकिन एक वचन है, और एक वचन में कभी भी प्रगृह संज्ञा नहीं होती है, द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। जब प्रगृह संज्ञा नहीं होती, प्रकृति भाव नहीं होता, प्रकृति भाव नहीं होता तो संधि कार्य होना चाहिए था, ग्रामे अपि कैसे रख दिया। अब यहां संधि यदि प्राप्त थी तो क्या रूप बनना चाहिए था, प्रकृति भाव नहीं होकर पूर्व रूप संधि करनी थी, क्योंकि ग्रामे पद है, पद के अंत में ए मिला, रस्व के बाद ग्रामे पी, तो ये आपका ग्रामे पी लिखना चाहिए था। जो लोग इसको समझ गए, इसका मतलब मान लीजिए उन्होंने संधि गजब समझ ली है। अगला लेकर चलता हूं मैं व्यंजन संधि के कुछ खास उदाहरण आपकी खिदमत में। हालांकि मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं अभी, लेकिन थोड़े थोड़े हम कर रहे हैं कि रीट और ग्रेड सेकंड फर्स्ट सबका ही एक्सरसाइज हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा बांटा है व्यवस्था के हिसाब से। तो लगभग स्वर संधि के आर से पार करीब इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसी तरह हम कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण रखेंगे, कुछ हम विसर्ग संधि के रखेंगे, और फिर सबका गड़बड़ करके लास्ट में एक्सरसाइज लंबी चौड़ी खींचेंगे। उसके अलावा भी हम 200 सवाल एक्स्ट्रा करेंगे, फिर भी मेरे पास में 600 सवाल बच जाते हैं, जो मैं जुलाई बाद में ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के लिए काम करूंगा, उसमें अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनका लेवल अलग है, सूत्रों के अर्थ वगैरह हैं, वृत्तियां हैं, तो वो रीट के काम का है भी नहीं ज्यादा और बस का भी नहीं है। आ जाओ साहब, व्यंजन संदेह अपर नाम किम। व्यंजन संधि का हमारे पास 38 सवाल हो चुके हैं, 60 सवाल करने के लिए 22 सवाल बाकी है, 12 सवाल करेंगे, 50 के बाद विराम लेंगे, ठीक है। आप बढ़ते रहिएगा, आगे चलते हैं। व्यंजन संदेह अपर नाम किम, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम अच है, हल है, विसर्ग या कोई नहीं है। आप सब जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की भाषा में हम व्यंजन संधि को क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, यानी व्यंजन का नाम प्रत्याहारिक जो शब्द होता है उसका नाम क्या होता है, हल होता है, ठीक है। टेस्ट डाला है बकायदा, गारंटी के साथ आता है। आगे देखो, शिक्षण विधियां भी करवाएंगे, हम सोच रहे हैं संडे को हम शिक्षण विधियां ही करवाएं, पर इस संडे को मैं नहीं करवा पाऊंगा, अगले संडे से मैं आपकी शिक्षण विधियां भी लेकर आऊंगा। और शिक्षण विधियों के लिए मैं समझ रहा हूँ 3-4 घंटे 3 घंटे की क्लास हो जाए तो काम बढ़िया हो जाए, उसमें आराम से 200-300 सवाल आपके हो जाए, और सवाल भी वही लेकर आऊँ जो परीक्षा उपयोगी संबंधी, फालतू के फूहड़ सवाल हम नहीं लाएं, ये मैं मानता हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, है कि नहीं। नमस्कार, प्रणाम सभी को, शुभ संध्या आपको भी। अच्छा, लाइक करने को बोलो। चलिए क्लास को सभी लाइक करें, एक बार सभी लाइक करें ताकि क्लास का विस्तार हो। मैं तो आजकल ये भी नहीं देखता, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, कितने लोग लाइव आ रहे हैं, इससे मुझे दिख भी नहीं रहा कितने लोग लाइव आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे यदि काम करना है तो मुझे मेरी शैली में चलना चाहिए। मैं यदि आपसे कुछ उम्मीदें पाल करके काम करूंगा तो स्वार्थ ही काम कहलाएगा, है कि नहीं। और बीते कालों में जो मैं इतना परेशान रहा हूं, अपने जीवन से इतना लड़ा हूं, संघर्ष में इतना देखा हूं, अभी पिछले 6-7 महीने से आप देख रहे होंगे, यदा कदा हमेशा बीमार हो जाता हूं, पता नहीं हो क्या रहा है, इतना विचलन जो जीवन में मैं अपने आप में देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं वापस खड़ा हो जाता हूं। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुआएं तो करते होंगे कि यार एक टीचर संस्कृत का अच्छा मास्टर है, हमको पढ़ाता है, भगवान उसको स्वस्थ बनाए रखे। तो मैं उस कृतज्ञ भाव से मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मुझे आप लोगों के लिए जितना हो सके, जितना सामर्थ्य है मेरा, उस हिसाब से मुझे आपके लिए थोड़ा पढ़ाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। तो कम से कम टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो कंटिन्यू टेस्ट सीरीज करे, कम से कम उसके माध्यम से मैं कम से कम ये तो कह सकूंगा ना कि देखो रीट का पेपर और आरपीएससी ग्रेड सेकंड फर्स्ट का पेपर है, वो हम लोगों ने आपको दे दिया है। खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, आप जाएंगे तो जरूर खुलेगा। चलो, तो बात करते हैं योग विशिष्ट संधि भेदा संधि। आप सब जानते हैं कि व्यंजन संधि के प्रसंग में कई बार वर्ण आगे पीछे कैसे भी हो, तो योग विशिष्ट संधियां भी आपकी होती है। ऐसी योग विशिष्ट संधियों में आपकी कौन कौन संधियां आती है, एक तो स्तुत्व संधि, एक स्तुत्व संधि, जस संधि इसमें नहीं आती, दोनों आती है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तथा ब दोनों, यानी ए और ब दोनों ही आपके हो जाता है। आगे देखिए सर, प्रश्न संख्या 3 आपसे निवेदन कर रहा है, स्तुत्व संधि उदाहरणम नास्ति। स्तुत्व संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, उसको आपको छांटना है। आ जाओ सर, कस प्लस चित बराबर कश्चित में स्तुत्व संधि है, रामस प्लस शेते बराबर रामस शेते में भी है, कस प्लस च बराबर कश्च में भी है, लेकिन उद प्लस पन्न बराबर उत्पन्न में संधि तो सही कर रखी है, लेकिन सर यहाँ वास्तव में स्तुत्व संधि नहीं है। बताइए कौन संधि इसमें आपकी चरत्व संधि है कि नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, आपने सरस्वती लगा तो दी, चेंज तो कर दी, लेकिन जो सरस्वती मैं चाहता था वो सरस्वती आपने नहीं लगाई है। आपने तो कुछ दौड़ी दौड़ी ही सरस्वती लगाई तो वो सरस्वती नहीं लगाई जो मैं चाहता था। समीचीनम नास्ति, कौन सा समीचीन नहीं है? यज प्लस न बराबर यज्ञ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। स्तुत संधि के प्रसंग में आप न की जगह ये लेकर आते हो, जय और ये मिलकर के यज्ञ हो जाता है। याच प्लस ना बराबर यांचा, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ध्यान नहीं जाता, मुझे पता है। परीक्षा में जब याच प्लस ना का ऑप्शन दिया जाता है, हमको लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक है नहीं। एक बात बताओ, संधि में हम वर्णों का क्रम तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो याच का तो याच ही रहेगा, न की जगह आप ये लेकर आओ तो पीछे ऐसा दिखना चाहिए, जबकि मैंने देखो यहाँ उल्टा कर रखा है, और ये हमको नजर भी नहीं आता है, बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। सुनाएंगे राधे तेरे चरणों की, भी समय राधे और चरण दोनों ही ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, वो वाणी में ओज नहीं है, वो बात नहीं है, तो मैं जब मैं खुश होऊंगा वास्तव में अंदर से, मतलब स्वस्थ रहूंगा एकदम, तब मैं अपने आप आपको सुना के जाऊँ, मुझे बहुत पसंद हो। शत्रुन प्लस जयति बराबर न के स्थान पर यह करेंगे शत्रुन जयति बनेगा। महद प्लस झंकार में जय वर्ग के युग में द की जगह जय करेंगे तो महद झंकार बनेगा। तो बाकी सभी सही है, लेकिन बी ऑप्शन एकदम गलत है, जबकि चौथे में कई लोग डी पे भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला देखिए, स्तुतु संधि उदाहरणम नास्ति। स्तुतु संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? जब हम स और तवर का योग मूर्धन्य श और टवर के साथ करते हैं, तब स्तुत संधि का कार्य संपन्न होता है। स का स के साथ योग हुआ, राम षष्ठ में कर दी। रास त्रम, त्रम में देखो यहाँ तय और दो है, श का तय के साथ योग होने पर तय की जगह टय आ जाएगा और आपका त्रम ट्रम में बदल जाएगा। पेश प्लस ता बराबर मूर्धन्य स के साथ में इसका योग होने पर पेशटा में बदल जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा न पदांता टोरनाम, क्या कहता है? न पदांतात, यानी पद के अंत में टवर्ग होने पर उसके बाद में कभी भी आपको स्तुत संधि का कार्य नहीं करना है। तो सठ शब्द क्या है? 6 संख्या का वाचक है, शब्द रूप है बकायदा, इसके बाद में दंत स को मूर्धन्य आदेश नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका एकदम फर्जी है, गलत है, अशुद्ध प्रयोग है। समीचीनम नास्ति, कौन सा सही नहीं है वो आपको छांटना है। आओ देखिए, चेक करते हैं संधि रूप कहाँ सही नहीं। देवान ठकुर में न के स्थान पर न करना है, एकदम ठीक मामला है। उद प्लस ज्वल में द के स्थान पर जय करना है, बिल्कुल हो बिल्कुल मामला ठीक नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर सारा कुछ सही तो दे रखा है, गलत मामला कैसे है? तो प्यारे साथियों, यहाँ देखो बारीकी से आपका ध्यान जाएगा, द आधा है तो जय भी आधा है, अगर ज्वल का जय पहले से ही आधा है तो इस तरह से आपका लिखना था, जबकि मैंने इसको पूरा कर दिया। अशुद्धि संशोधन में व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा आपका ये परीक्षा में पूछा गया। याच प्लस ना बराबर याचा इस बार सही रख रखा है, सत प्लस जन बराबर सज्जन इस बार सही रख रखा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये एकदम गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट सब किया करें, उत्तर अपना अपना उत्तर सब रखा करें, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का जो है हक है। स्तुतु संधि अपवाद है नास्ति, स्तुतु संधि का अपवाद नहीं है, मतलब कहाँ स्तुतु संधि को आपने नहीं रोका है। न पदांता टोर नाम कहता है, सीधा पढ़ो, न पदांता टोर नाम की सीधी परिभाषा पढ़ो। 60 शब्द के बाद नाम, नवती और नगरी को तो छोड़ दो, उनमें तो स्तुत्व होता है, बाकी किसी में स्तुत्व नहीं होता। तो देखो 60 प्लस ते में स्तुत्व नहीं होगा, इसका मतलब अपवाद है। 60 प्लस तरव में नहीं होगा, अपवाद है। 60 प्लस तरुणा में नहीं होगा, अपवाद है। लेकिन 60 प्लस नाम में तो होगा सर, ये अपवाद नहीं है। ये देखो आपने न कर रखा है इसको, तो यहाँ स्तुत संधि होती है, तो अपवाद कैसे हो सकता है? और नए पदांता टोर नाम आपको खुद कहता है कि नाम, नाम, नवती और नगरी 3 शब्दों में स्तुत की मनाही नहीं है, आराम से स्तुत करो। तो 60 प्लस नाम शरणनाम, 60 प्लस नवती शरणवती, 60 प्लस नगरीय शरण नगरीय, तीनों में होता है, वो अपवाद कैसे हो सकते हैं? हाँ, यहाँ आपने नहीं किया, रोक लिया, तो कर दो अपवाद। समीचीनम नास्ति, 60 प्लस नाम बराबर शरणाम बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, एकदम सही प्रयोग है। 60 प्लस नवती स्तुत होकर के शरणवती बनता है। उद प्लस डीन में स्तुत संधि करेंगे डीर बनेगा। लेकिन प्यारे साथियों, ये जो लास्ट का ऑप्शन आपके सामने लिखा है, तालव्य सकार के साथ न का योग हुआ, मन किया स्तुत संधि में यह बना दूं, लेकिन हम भूल गए कि शात सूत्र हम पढ़े हैं। शात का मतलब होता है जब प्लस से पहले तालव्य स हो तो उसके बाद में न को या तवर्ग को चवर्ग नहीं होता है, इसलिए प्रश्य गलत है। आज तक हमने मास्टर जी से नहीं कहा कि गुरुजी मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि होता ही प्रश्न है। अब कौन बताएगा कि प्रश्न जो शब्द बना है ये वाला, प्रश्न प्लस न बराबर प्रश्न है, इसमें कौन सी संधि है? ये इसका जवाब कौन देगा? प्रश्न है जो शब्द है, इसमें संधि का नाम क्या है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? पानी पी लेता हूं जब तक। प्रश्न है में संधि कौन सी है? आशा यदुवंशी जी, इसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ भाव से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीमा जी सवाई माधोपुर नेहरा,
बढ़े आगे। प्रश्न शब्द में कौन सी संधि है? बढ़े आगे। कोई चर तो बता रहा है, कोई च्युत तो बता रहा है। प्रश्न शब्द में कोई संधि नहीं है, ओनली संयोग है। संधि प्राप्त थी, उसको आपने हटा दिया। तो ध्यान रखना, संस्कृत में इस बात का कई बार हम भ्रम में मर जाते हैं कि प्रश्न में कौन संधि है, करके आगे च्युत संधि है ही नहीं। संधि कहाँ किया आपने, कौन सा चवर का काम किया भाई आपने? इसलिए ध्यान रखना, जब तक काम नहीं करते हो तब तक आपको संधि का नाम नहीं लेना है। हाँ, विकार होता, विकार हुआ क्या? जब विकार नहीं तो संधि नहीं। इसलिए ये कहना चाहिए, हाँ ये भैया लिखे श्री कांता जी जो भी है, उन्होंने लिखा है कि ईश्वत्व का अपवाद है, तो अपने आप से ईश्वत्व संधि का नाम नहीं लेना है। ऐसा करके तो हम गलत करते हैं। हिंदी में बहुत सारी आदतें गलत हो गई आपकी। चर्तु संधि युक्त पदम नास्ति, जहां चर्तु संधि नहीं है, यानी वर्ग का पहला अक्षर नहीं बनाया गया, उसको बाहर करना है। अभी सही लिखे हो, यहाँ कोई संधि कार्य नहीं है। षष्ठ प्लस थ बराबर षष्ठ है। सर यहाँ कहीं भी आपका चर्त्व नहीं है। षष्ठ बनाते समय आपका ट वर्ग आदेश करने पर ष्टुत संधि है। उद प्लस पन्न में उत्पन्न बना रखा है, सही है। युद्ध प्लस सव में युयुष सव, छेद प्लस तुम बराबर छेद तुम। बाकी सभी में चर्त संधि का कार्य किया गया है और आपने षष्ठ में ष्टुत संधि कार्य किया, हटा दिया, बाहर कर दिया। अपदांत जस्व संधि कुत्र अस्ति। अब ये प्रश्न केवल संस्कृत मीडियम वाले विद्यार्थी ही समझे होंगे कि अपदांत जस्व संधि का कार्य कहाँ हुआ है। अपदांत का मतलब शब्द रूप और धातु रूप के अंत में नहीं, बल्कि बीच में संधि कार्य कहाँ आपने किया है। तो वाक शब्द रूप है सर, इसके अंत में कर रहे हो तो ये तो आपका अपदांत नहीं, पदांत। यहाँ सूत्र काम करता है जलाम जसो अंते। वाक शब्द रूप है सर, यहाँ अंत में काम कर रहे हो तो ये पदांत में काम है जलाम जसो अंते भागेश। दिक शब्द है, दिक दिशो दिशा आपने सुना होगा, दिशा का वाचक शब्द है, ये पद के अंत में हो रहा है, पद है संस्कृत का शब्द रूप है, तो ये जलाम जसो अंते। लेकिन सर अपदांत का मतलब होता है कि जब आप मूल शब्द के अंत में या मूल धातु के अंत में जस्तु संधि कार्य करें। तो बताओ बुध क्या है, एक धातु है, और धातु के अंत में ध को संधि कार्य कर रहे हो, तब ये अपदांत जस्तु कार्य कहलाता है। इसका मतलब ये पद के अंत में, ये पद के अंत में, ये पदांत है, और पदांत में जो सूत्र है उसका नाम जलाम जसो अंते है, और पद के बीच में यदि काम कर रहे हो तो वो आपका काम है जलाम जस झसी का काम है। अगला मेरा प्रश्न है आपसे, अपदांत जस्तु संधि कुत्र अस्ति। फिर वही सेम प्रश्न किया मैंने कि अपदांत जस्तु संधि का कार्य आप कहाँ कर रहे हो। तो देखो सर, अच भी क्या है, एक पद है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन है, यहाँ पर आप कर रहे हो जलाम जसो अंते। सत शब्द भी आपका पद है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन, सदगति, यहाँ भी पदांत में हो रहा है। जगत शब्द भी आपका प्रथमा का एक वचन है, पदांत में हो रहा है। जस्तु संधि तीनों जगह है, जलाम जसो अंते। लेकिन मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि जब भी केवल धातु के अंत में, तो लब क्या है सर, एक धातु है, और धातु को यदि आप काम करते हो तो आपका जलाम जस झसी अपदांत कहलाएगा भाई साहब। ठीक है, आगे देखो सर, इसी प्रकार से समीचीनम नास्ति, कौन सा सही नहीं है। सत प्लस आचार सदाचार बिल्कुल सही बनता है। जलाम जसो अंते कहता है कि पहले अक्षर के स्थान पर तीसरा, तो सदाचार भी सही है। सट प्लस ऋतु में ट के बाद में स्वर है, इसके स्थान पर तीसरा आएगा, सड ऋतु भी सही है। सट प्लस आनंद में ट के स्थान पर तीसरा जस्तु में आएगा, सडानंद भी सही है। और ये भी सही, ये क्या हो रहा है, ये तो सारा ही सही है मामला। ओ हो, देखो मुझे भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी, है कि नहीं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। कई बार हमें लगता है कि हम सब सही जा रहे हैं, लेकिन कई बार गलत हो जाते हैं। चित प्लस रूपम में चिद रूपम बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन गलत क्या था मामला, ये पकड़ में नहीं है। अब पकड़ में आया है कि यहाँ लफड़ा क्या है। लफड़ा ये है भाई साहब कि यहाँ ऋतु में री है, तो ट में जब री मिलेगी, तो ट में जब री मिलेगी तो ड हो जाएगा। अब ड में री सर इस तरह से मिलती है, जबकि ये जो मैंने यहाँ ड्र लिख रखा है, इसका मतलब है ड और र। तो सर र का तो कोई प्रसंग ही नहीं है, मिलाया क्या आपने, री, इसलिए आपका उत्तर ये गलत है। यहाँ ऐसा होना चाहिए था, है कि नहीं। तो कई बार ध्यान नहीं जाता है लालाओ, इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, 50 प्रश्न ही रखते हैं आज आपके लिए, क्योंकि प्रश्न थोड़े बड़े थे। तो 60 कर दूं, बताओ कर दूं? चलो 60 कर दें। चलूँ मैं, कंटिन्यू चलूँ, आगे चलूँ? यस और नो, यस और नो, यस, ओके। ले तो फिर आप जस्तु संधि कुत्र नास्ति, कहाँ जस्तु संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। चलो देखिए, चेक करते हैं। शुभ प्लस ध में भ का तीसरा अक्षर जस्तु संधि है। योद प्लस धा में ध का तीसरा अक्षर जस्तु संधि है। सिद्ध प्लस धी में ध का तीसरा अक्षर जस्तु संधि है। और तीनों ही जस्तु संधि करने वाले सूत्र का नाम झलाम जस झसी है। लेकिन लिभ प्लस सा जो आप देख रहे हो, भ के स्थान पर पहला अक्षर आ रहा है। पहला अक्षर करना तो भाई जस्व नहीं है, ये तो खरीच सूत्र का प्रसंग है, और ये आपका हो जाएगा चर्त संधि का प्रसंग।
आगे देखो सर, कस्मिन पदे अनुनासिक संधि नास्ति, किस पद में अनुनासिक संधि नहीं है। अनुनासिक का मतलब आपने कहां पर पंचम वर्ण कार्य नहीं किया है। पंचम वर्ण जहां नहीं करोगे वो अनुनासिक संधि नहीं होगी। एतद और मुरारी तो पंचम वर्ण पर में होने पर आगे वाले कोई पांचवा होता है। ये देखो नए बना रखा है एतद मुरारी, क्या की जगह आपने ग किया, ओहो प्रसंग तो है अनुनासिक का लेकिन किया तो नहीं आपने, तो इसका मतलब दिक प्लस मूर्ख का अनुनासिक करते तो क्या बनता, अंगय बनता। दिग मूर्खम लिखना चाहिए था, आपने तीसरा किया केवल। इसलिए याद रखना अनुनासिक संधि के साथ जो जस्तु संधि चलती है तो जस्तु है इसमें। वाक प्लस निपुण का आपने बना रखा है वांग निपुण, मृत प्लस महिमा का मृण महिमा आपने बना रखा है। तो बाकी सभी प्रसंगों में तो आपका है मामला, लेकिन अनुनासिक संधि का उदाहरण यहाँ नहीं है। प्राप्त तो है, होती भी है, लेकिन वो दिंग मूर्खम बनता है, जबकि आपने तीसरा बनाया, इसलिए यहाँ पर जस संधि का काम होना है। जैसा काम वैसा संधि में नाम, संस्कृत का यही है नाम काम। समीचीनम अस्ति, कौन सा समीचीन है उसको छांटना है। पद प्लस नगह बराबर पन्नगह है, पंचम अक्षर पर में है, द के स्थान पर न आया पन्नगह बना। सट प्लस मुखम में ट के बाद पंचम है न किया तो आपका अनुनासिक संधि में सणमुख बना। जगत प्लस नाथ में त के बाद पंचम आया तो जगन्नाथ बना। तीनों ही उदाहरणों में अनुनासिक संधि का प्रसंग है, सर्वे समीचीना हो जाएगा क्योंकि सभी ये समीचीन है। अगला है तद प्लस मयम बराबर तन्मयम, तद प्लस मात्रम तन मात्रम, मृत प्लस मयम मृणमयम। यहाँ तय का न आता है, पहले मृणमयम बनता है, री के बाद में रिको नैको हो जाता है तो मृणमयम बनता है। इन सभी पदों में कौन सी संधि का कार्य किया गया है। आपने हमेशा दैको दैको तैको इन सभी को पंचम अक्षर बनाया और पंचम अक्षर की संधि का नाम अनुनासिक संधि है। लेकिन अनुनासिक संधि दो प्रकार से होती है। जब प्रत्यय संबंधी कोई पंचम अक्षर पर में हो, मयम मात्रम मयम मात्रम मयम मात्रम मयम मात्रम, तब नित्य अनुनासिक ही होता है। इसका मतलब पंचम अक्षर ही बनता है, तीसरा अक्षर नहीं बनता। लेकिन मयम मात्रम के अलावा कोई और बाद में हो तो वहां पर जस्तु संधि भी होती है और साथ में अनुनासिक भी होती है। तो देखो मयम मयट प्रत्यय है, मात्रम मात्रस प्रत्यय, मयम मयट प्रत्यय है, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ पंचम अक्षर ही रूप बनता है। तन्मयम ही बनेगा सर, यहाँ तद्मयम आदि नहीं बनता है, यानी जस संधि को कोई अवकाश नहीं होता, ओनली और ओनली पंचम अक्षर ही आदेश होगा। इसलिए इसको हम अनुनासिक संधि की बजाय नित्य अनुनासिक संधि कहेंगे। आई बात समझ। अगला 70वें नंबर का सवाल है, अनुस्वार संधि का सूत्र कौन सा है। यानी अनुस्वार संधि करने वाले सूत्र का नाम आपसे पूछा है। मौनुस्वार, बात तो सही है। नष्टा पदांत से चली, बात तो ये भी सही है। जब ये बात सही है तो इसका मतलब कुल मिलाकर चौथी बात सही है। नमामि संस्कृतम, आपको प्रणाम करता हूं भैया। आगे देखिए 18वें नंबर पर आपका प्रश्न है जो आपसे निवेदन कर रहा है कि अनुस्वार परसवर्ण ऐसा संधि करने वाला सूत्र कौन है। पहले तो ये समझो कि अनुस्वार परसवर्ण का मतलब क्या होता है। प्लस से पहले अनुस्वार है, उसके बाद में यदि कोई पंचम वर्ण वाला कोई वर्ण आ जाए तो पंचम वर्ण वाला तो कौन होते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण ही होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में अंत में कौन होता है, एक पंचम वर्ण होता है। तो सर अनुस्वार चली जाती है और अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले के समान पांचवा आता है। बाद वाले के समान, बाद वाले के समान, पर के समान, अनुस्वार की जगह पर के समान, इसको बोलते हैं अनुस्वार परसवर्ण संधि। और इसका जो सूत्र है सर, वापदांत से पदांत में विकल्प से करता है और अपदांत में नित्य करता है। ए और ब दोनों ही सूत्र आपके अनुस्वार परसवर्ण संधि के हैं, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए ए और ब दोनों। तो वापदांत से भी काम करता है, अनुस्वार से यही परसवर्ण भी काम करता है। अगला मेरा प्रश्न है समीचीनम नास्ति, कौन सी बात समीचीनम नास्ति नहीं, माफी चाहता हूं, अस्ति है। सही बात कौन सी, उसको छांट के आपको दूर करना है। हन प्लस ता बराबर हंता, एकदम सही है। अनुस्वार तो होता है लेकिन अनुस्वार के बाद में वही अभी कहा ना मैंने, का से लेकर मैं तक के अक्षर तो अनुस्वार चली जाती है और इसकी जगह इसका पांचवा आएगा तो वापस क्या बन जाता है, हंता। अन प्लस किता में आप इसको अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार की जगह क का पांचवा अंकित, एकदम सही है। अनचित में इसका अनुस्वार करेंगे और उसके बाद में पांचवा करेंगे अंचित, सही है। कुल मिलाकर के अनुस्वार परसवर्ण संधि के सारे उदाहरण है, तीनों के तीनों उदाहरण ही आपके सही। हाँ जी, दोनों दोनों। यदि आपने संस्कृत पढ़ी है तो वापदांत से सूत्र भी आता है और अनुस्वार से यही परसवर्ण भी आता है, इसलिए दोनों मतलब दोनों। चलिए साहब 20वां सवाल है समीचीनम अस्ति, कौन सा प्रयोग एकदम सही है, टकाटक है। आओ देखे चेक करते हैं एक बार। सम उपसर्ग है, ये पद माना जाता है। पद के अंत में अनुस्वार को परसवर्ण एक बार होता है एक बार नहीं होता, इसलिए एक बार अनुस्वार दिखाई देगी और एक बार कुछ और ही दिखाई देगा। सम प्लस यम में देखो सर अनुस्वार करोगे तो ये रूप भी सही है और मैं के अनुस्वार की जगह इसके समान यह करोगे तो ये रूप भी आपका सही है। यम लोकम में अनुस्वार की जगह एक बार अनुस्वार भी दिखाई देगा, ये भी सही है, लेकिन एक बार मैं के स्थान पर ल भी दिखाई देगा। पुमलिंगम में आप अनुस्वार लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ल करके देखोगे। ये वापदांत सूत्र का कारनामा है जो कहता है
पद के अंत में जो अनुस्वार बनाते हो उसकी जगह एक बार अनुस्वार का अनुस्वार, एक बार बाद के समान अक्षर होता है। जो अच्छी संस्कृत पढ़े हैं इस सवाल को बेहतर समझे होंगे, और जिन्होंने संस्कृत को सिर्फ पढ़ा है समझा नहीं, वो इस सवाल को मरे नहीं समझे होंगे। समीचीनम नास्ति, सूत्रों के साथ और संधि का साथ गठजोड़ करना था आपको कि झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र पूर्व सवर्ण संधि करता है, बकायदा करता है। इसके उदाहरण वाग्घरी आदि जो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको पता है। तोरली सूत्र ल कार्य करता है परसवर्ण के साथ में। सस्सोटी 6 बनाता है, और स्तो सूत्र ष्टुत्व संधि करता है। ये कहाँ लिखा है भाई? इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि ष्टुत्व संधि नहीं करता, स्तो सूत्र जो है आपका ष्टुत्व संधि का कार्य करता है कि नहीं। आगे देखिए 22वें नंबर का सवाल आज का आपकी खिदमत में ये रहा। पूर्व सवर्ण संधि युक्तम पदम नास्ति। पूर्व सवर्ण संधि से युक्त पद कौन सा नहीं है? वाक प्लस सरी। अच्छा, इस संधि की सबसे खास बात देखो सर, झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र कहता है कि प्लस से पहले है हो। देखो इसका प्रोग्राम ये होता है, प्लस से पहले कौन हो? है हो, और उसके बाद में कोई भी वर्ण आपका, माफी चाहता हूं, प्लस से पहले 1 2 3 4 कोई भी अक्षर हो सकता है, जल वर्ण होना चाहिए। प्लस के बाद में है हो, तो सर है के स्थान पर आगे वाले का नंबर 4 अक्षर आता है, यानी है चला जाएगा, है की जगह चौथा अक्षर। किसका चौथा? आगे वाले का। पूर्व के समान आता है, इसलिए इसको पूर्व सवर्ण कहते हैं, और ये परीक्षा में हमेशा आती है, चाहे आप रीट का एग्जाम देवें, ग्रेड 2 का एग्जाम देवें, है कि नहीं। बहुत ज्यादा आपको ये परीक्षा में पूछता है। तो वाक प्लस हरि में देखो चौथा, और आगे वाले को तीसरा हो जाता है जसुनी, तो गैग है, इसका मतलब हुआ है। देखो चवर का चौथा अक्षर करेंगे, झ बनेगा, अज्झल बन जाएगा। उद प्लस आहार में द का चौथा ध करोगे, उद्धार बन जाएगा। लेकिन आपने यहाँ चौथा अक्षर नहीं किया, आपने यहाँ तीसरा अक्षर करके छोड़ दिया, तो सर यहाँ जसु संधि तो किया आपने, ट का ड तो बना लिया, लेकिन है के स्थान पर आपको ढ करना था, और ये पद आपका सड्ढया, इस प्रकार से आपको सीखना था। तो यहाँ पर पूर्व सवर्ण संधि का कार्य नहीं हुआ है। 22 प्रश्न व्यंजन संधि के हो गए, 38 प्रश्न स्वर संधि के हो गए। 38 + 22 बराबर कुल मिलाकर प्रश्न होते हैं आपके 38 और कितने हो गए अभी? तो नहीं मेरे 40 भी 60 हो गए ना भाई साहब। तो ये आज के 60 सवाल थे। कल की क्लास में हम व्यंजन संधि के शेष और विसर्ग संधि के प्रश्न करेंगे, उसके बाद मिले जुले 60 प्रश्न रोजाना हम आगे और बढ़ाएंगे। और बताइए कोई हमारे लायक सेवा हो हमारी खिदमत में, आपकी खिदमत में कुछ हम और कर सकते हैं। अब तो रेट वालों के हिसाब से चल रहा है ना। अच्छा चलो, कैसा अनुभव रहा आपका बताइएगा मुझे जरूर। और 2 बातें जाते जाते सुन जाइएगा। ये टेस्ट पेपर आप यदि ऑनलाइन भी देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। गूगल में प्ले स्टोर पर जाकर के संस्कृत सरस्वती ऐप जब आप डाउनलोड करने के लिए टाइप करेंगे, तब आपको मैया सरस्वती की लगी हुई एक फोटो दिखाई देगी। सरस्वती माँ की इस फोटो को देख करके आप इसको डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए। अंदर जाओगे तो टेस्ट का कॉलम आपको दिखाई देगा। टेस्ट कॉलम में आप अंदर जाएंगे तो निःशुल्क टेस्ट के नाम से एक टेस्ट आपको दिखाई देगा। पुराना टेस्ट का सॉल्यूशन दिखाई देगा, उसको भी आप देख सकते हैं, और नया टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। हमेशा नया टेस्ट डाला जाता है, पुराना हटा दिया जाता है, नया आता है, पुराना हटा दिया जाता है। इसका मतलब सारे टेस्ट आप एक साथ नहीं दे पाएंगे। डेली आए, डेली टेस्ट दें, अपना मूल्यांकन करें। शाम की कक्षा में ये भी देखें कि कहाँ गलती करी, समझने में कहाँ फर्क रहा, क्या प्रश्न का मतलब था, भाव था, और मैं इसको क्या समझा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में 7:30 बजे एक बार फिर यूट्यूब पर, और दिन भर आप दीजिए ऑनलाइन टेस्ट पेपर। यदि आपने अभी तक भी नहीं दिया हो तो सरस्वती एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। संस्कृत रीट के लिए यदि आप चाहते हैं क्रैश कोर्स या संपूर्ण कोर्स पढ़ना, आप चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट पेपर देना पूरे एक साथ, या आप चाहते हैं सेकंड ग्रेड का संस्कृत से गहनतम गहराई से अध्ययन, विस्तृत प्रामाणिक अध्ययन बहुत सरल भाषा में आप सीखना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स आप करना चाहते हैं, फाउंडेशन आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा लीजिए। अच्छी संस्कृत सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं 90-95% हमारी होनी चाहिए निश्चित रूप से, कोई भी प्रश्न हमारा परीक्षा के बाहर से नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको संस्कृत सरस्वती एप्लीकेशन पढ़ना है। मिलते हैं, कल संडे है और कल 7:30 बजे एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे इसी प्रकार से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत प्रणाम। जाते जाते एक बार फिर कह रहा हूं, मैं ये कर नहीं पाया, मेरी भी गलती है। मैं आज आपके लिए वापस कहाँ टेलीग्राम के माध्यम से और आपके जितने भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखे हैं सबको इस सरस्वती माँ की फोटो में आपको भेजूंगा, संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन की। आप सभी यदि वास्तव में चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करता हूं, करता रहूं, मेरी भावना भाव सही है, तो आप जैसे अन्य आपके साथी जिन्होंने लगा रखा है संस्कृत सरस्वती का टैग, उसी प्रकार से एक छोटा सा आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा, इससे ज्यादा मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे तो आपके साथ प्रचार सरस्वती परिवार का मैसेज अपने आप चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं अधिकाधिक कि कोई भी व्यक्ति अपने बीच में आए और उसमें सरस्वती का लोगो नहीं लगा हो, तो अपने समझ में आ जाना चाहिए कि ये नया मेहमान है, और उस नए मेहमान को नहलाइए, धुलाइए, पीटी मेहंदी लगाइए, उसका रंग साफ करिएगा और उसको अपने सरस्वती मैया के रंग में रंगिएगा। ये आप सब साथियों का काम है।
जिसको ये समझ में नहीं आता सर कैसे लगाते हैं, वो अपने साथियों की हेल्प लीजिए। इस दुनिया में कोई भोला प्राणी नहीं है, समझने से पूछने से सब हो जाता है। टेलीग्राम पे मैं डालूंगा। अच्छा लगा मुझे आज बहुत कुछ भगवा रंग में आप यहाँ देख रहे हैं कि सब के सब जो है पीले पीले कलर में माँ सरस्वती के कलर में हो रहे हैं। कुछ से तो गलती भी सरस्वती की फोटो लगा दी लेकिन वो नहीं लगी, तो मैं आप सब लोगों के मैं आप सब लोगों के लिए डाल लूंगा फोटो को, तो आप लगा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं और 60 प्रश्नों के साथ हम इसका विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, रणथंभौर की बाग भी है, प्रणाम आप सभी को। कल एग्जैक्ट 8:30 बजे। नमामि संस्कृतम। शुक्रिया भाई, धन्यवाद।